देखिए, आर्किटेक्चर में गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी क्रिएट नहीं करती है। यहां पर आर्किटेक्चर में आप ये मान के चलिए कि जो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाएंगे या फिर एक्सपायर नहीं हो जाएंगे तब तक वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। तो आज के डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो आर्किटेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट में टोटल 4 सेक्टर होते हैं जहां पर वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लेवल आता है वो है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल मतलब कि यहां पर आपको इंडिया के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो है स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट देखना। एंड थर्ड वन इज अ पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर आप कह लो बैंक वाले सेक्टर देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली सेमी गवर्नमेंट होते हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो आपका डीएमआरसी है, मतलब कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस गवर्नमेंट सेक्टर। जी हाँ, ये आज की डेट का सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड और सबसे ज्यादा बूमिंग सेक्टर है। लिटरली अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ने अपना पूरा एक मेजर शिफ्ट ले लिया है। लेकिन एक सेकंड, ये सब तो लेवल्स हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल हो गया या फिर स्टेट लेवल हो गया, पीएसयू लेवल हो गया या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लेवल हो गया। लेकिन इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दूसरा है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, तीसरा है इसरो पे, चौथा है DRDO पे, एंड फोर्थ वन इज अ AAI एंड फिफ्थ वन इज अ SPA। अब ये तो हो गई सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट की बात। लेकिन अगर बात करें कि इसको आपको क्रैक कैसे करना है, तो इसका एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। इनकी वेबसाइट पे जाइए यूपीएससी का, वहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और यहां पर जो सेंट्रल लेवल पे आपको जो देखने को मिलते हैं जितने भी डिपार्टमेंट, उसमें 2 ही जॉब रोल खाली होते हैं। और ये दोनों जो जॉब रोल है ना वो शुरू के होते हैं। एक तो होता है असिस्टेंट आर्किटेक्ट और दूसरा होता है डेप्टी आर्किटेक्ट। अब एग्जाम देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, आपको बीआर किया हुआ होना चाहिए, मतलब बीआर की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा आप सीओए से रजिस्टर्ड हो, मतलब आपको लाइसेंस भी मिला हुआ हो आर्किटेक्ट का। अब सबसे बेस्ट बात करते हैं वो है आपकी आखिर सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, असिस्टेंट की 45,000 सैलरी होती है और डिप्टी जो सेकंड लेवल है इसका, उसकी 55,000 सैलरी होती है। अब आपको लगेगा बस यही सैलरी है, नहीं, इसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जिसको अगर मिलाया जाए ना तो इन हैंड जो आपके हाथ में जो सैलरी आती है ना, वो मोर और लेस फर्स्ट टाइम में ही 80 से 1 लाख के अराउंड जो है ना वो आपकी सैलरी आती है। मतलब अगर आप असिस्टेंट आर्किटेक्ट है तो आपको 80,000 सैलरी मिलती है, और अगर आप डिप्टी हैं तो आपको यहां पर जो है वो 1 लाख सैलरी देखने को मिलती है इन हैंड। क्योंकि यहां पर कुछ मेजर मेजर अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका रेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, फूड का हो गया, ये सारी चीजें, हेल्थ का हो गया, ये सब चीजें आपको अलाउंसेस मिलते हैं हाथ में। इन हैंड सैलरी बेसिकली ने कहा जाता है। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर ना डिपेंड करता है कि यूपीएससी में क्या निकाला है। जैसे कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को देखेंगे और उसके बेस पर ही, मतलब आपने फॉर्म भरा, आपका उन्होंने एक्सपीरियंस देखा और उसके बेस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा कि टॉप 10 आर्किटेक्ट्स निकाल लिए जाएंगे एक्सपीरियंस बेस पे। कई बार होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है, कई बार होता है ओकेजनली माना गया है जो कि है रिटन टेस्ट ले लिया जाता है, कि मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा आके, रिटन टेस्ट हो। लेकिन मेनली जो देखा गया है ना वो इंटरव्यू बेसिस पर ही देखा गया कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आप हायर हो जाओगे सेंट्रल लेवल पर। जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा, 3 से 5 साल के अंदर इनकी वैकेंसी निकलती है यूपीएससी की। और दूसरी चीज कि इसका कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि 10 से 60 के बीच में ही सीट निकलती है। और जो ये सीट निकलती है ना, इसमें बैठने वाले जो हैं वो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 10 से 20 टाइम्स ज्यादा लोग बैठते हैं और इसका एग्जाम देने के लिए। तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और सीट कम है, सिर्फ इसी बेस पर। लेकिन मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला था ना 4th नंबर का, उस पर बताऊंगा कि वो सबसे ईजी टू क्रैक है, ईजी एंड गो है और ईजी टू क्रैक भी है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी वहां पर ईजी ही है। स्टेट लेवल में जनरली जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो करती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएससी। अब ये जो पीएससी है ना वो हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट होंगे वो पीडब्ल्यूडी है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट हाउसिंग बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अगर बात करें कि इनके एग्जाम्स आपको कैसे देने होते हैं और कौन से एग्जाम देने होते हैं, तो देखिए आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने बोला पीएससी जो है वो रिक्रूट करती है, तो आप अपने स्टेट का पहला कोड लगा दीजिए। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश में तो यूपी पीएससी, अब वेबसाइट जाके चेक कीजिए। अगर बिहार में है तो बीपीएससी, अगर आप महाराष्ट्र में है एमपीएससी, अगर आप हरियाणा में है तो एचपीएससी। तो स्टेट की वेबसाइट पर जाके आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सिंपल है जो सेंट्रल में हर जगह मोर और लेस सेम ही रहता है, 21 से 35 साल की एज के बीच में होना चाहिए। बाकी अगेन वही आपको कास्ट के बेस पे अकॉर्डिंगली ओबीसी जनरल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल का अलाउंस मिल जाएगा, एडिशनल एक्सटेंशन मिल जाता है, और उसके बाद आपके पास बीआर की डिग्री होनी चाहिए, सीओए से रजिस्टर्ड होने चाहिए, दैट्स इट।
कई बार यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी होती है, कई बार नहीं होती। मोस्टली माना गया कि एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, काउंट नहीं किया जाता। सेंट्रल लेवल पर किया जाता है, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर कई बार किया जाता है, कई बार नहीं। रेयरली चांसेस है कि एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। अच्छा, स्टेट लेवल पर असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो जॉब होती है ना, वो आपको 60 से 90 के बीच में इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है। और वहीं पर दूसरी बात, ये हर 2 से 3 साल के गैप में जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट निकालते हैं। जहां पर सेंट्रल जो है वो हर 3 से 5 साल पे निकालती है, ये 2 से 3 साल के बीच में निकालते हैं। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 से लेके 20 के बीच में ही वैकेंसी देखने को मिलती है, मतलब बस इतनी ही सीट होती है। तो ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव है, सेंट्रल जितना नहीं, लेकिन हाँ हाईली कॉम्पिटिटिव तो यहां पर है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड लेवल की, जो कि है पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है, तो यहां पर गवर्नमेंट और जो हमारे प्राइवेटाइजेशन वाली चीज, प्राइवेट कंपनी होती है, वो मिलकर काम करती है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, दूसरा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरएलडीए जो कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एंड लास्ट वन इज एसबीआई या फिर पीएनबी बैंक। अच्छा, ये जो पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल है ना, इसमें कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले एग्जाम्स कौन से देने हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो हर किसी के अलग अलग वेबसाइट है, आपको हर वेबसाइट को अलग अलग जाके ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शन प्रोसीजर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पर ये एग्जाम्स क्रैक करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कुछ तो सिमिलर है जो प्रीवियस के थे, लेकिन एक चीज एडिशनल है कि यहां पर प्रेफरेंसेस जो है ना, वो एक्सपीरियंस को दिया जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट हो तो आपको प्रेफरेंसेस मिलेगी। एंड सेकंड वन, कि अगर आप गेट का एग्जाम देते हो तो आपको प्रेफरेंसेस मिलेगी, और मोस्टली गेट का एग्जाम पूछा जाता है इस वाले लेवल पर अगर आपको जॉब चाहिए तो। सैलरी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप ये मान के चलिए 60 से 1.5 लाख के बीच में आपको आराम से सैलरी देखने को मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वही असिस्टेंट लेवल से ही आप स्टार्ट करोगे। और इसमें ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी गई है कि अगर आज की डेट में सबसे बूमिंग सेक्टर में जाना है तो आप ये थर्ड नंबर का ले सकते हो, थर्ड लेवल का जो है, जो कि हमारा पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल। मैं भी इसी में रिकमेंड करूंगा। और बाय द वे फोर्थ पे तो हम आ ही चुके हैं, जिसका आप सबको इंतजार था। ये फोर्थ वन इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, और बेसिकली यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है वो 6 महीने से लेके आपको 3 साल के लिए जो है ना वो हायर किया जाता है। सबसे अच्छी चीज यहां पर देखने को मिलती है वो ये, जैसे बूमिंग सेक्टर तो ये भी है, लेकिन थर्ड वन वाला भी बूमिंग सेक्टर था जो कि मैंने कहा, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज है ना वो ये है कि अंडर एस्टिमेटेड है। मतलब यहां पर कंपटीशन ना के बराबर है, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में कौन नहीं जानता होगा, मेट्रो कॉर्पोरेशन, रेल कॉर्पोरेशन, कौन नहीं जानता होगा, है ना, हर कोई जानता है। तो वहां पर कॉम्पिटिशन भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी है। यहां पर लीस्ट अंडरस्टूड है ये सेक्टर पर्टिकुलरली, तो बहुत कम ही लोग अप्लाई करते हैं, और यहां पर होना आसान है। बस यहां पर थोड़े से क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़े से टफ है, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में है, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में देखने को मिलेगा। तो वो चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट समझते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में आपका लग सकता है, ताकि थोड़ा आइडिया तो मिले। सबसे पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा है अमृत, थर्ड वन इज अ पीएमए, एंड फोर्थ वन इज एनआईयूए। तो इसको आप सीधी लैंग्वेज में समझो कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है, कि ये प्रोजेक्ट करना है तो आपकी हायरिंग होगी, वो प्रोजेक्ट करना है तो आपकी हायरिंग होगी, अब ये वाला प्रोजेक्ट करना है तो आपकी हायरिंग होगी। 6 महीने से लेके 3 साल तक यहां पर आपकी हायरिंग होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। वो सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू होती है, वो आप जानते ही हो। तो ये सबसे अच्छी चीज में ये है कि हाईली एक्सपोजर है। यहां पर आपको बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जैसे कि आईएएस के साथ और प्लानर्स के साथ, कई बार आपको प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बड़े बड़े लेवल्स के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, इस लेवल पर अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये जितने भी डिपार्टमेंट मैंने बताया ना, इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कैरियर सेक्शन में जाके आप अपने को सर्च कर सकते हो, उसका प्रोसीजर आप अपना सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होता। बेसिकली आपकी सीवी देखी जाएगी, यहाँ पर सीवी देखने के बाद आपको जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन ये जो सीवी देखते हैं, ये सीवी स्क्रीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ऐसा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका वो सीवी देख रहे हैं। तो सीवी देखने का मतलब है कि आपको बीआर होना पड़ेगा। उसके अलावा मैंडेटरी है कि आपको एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग हो रही है, डायरेक्ट आप किसी प्रोजेक्ट में जाने वाले हो तो आपको कोई सीखने का टाइम नहीं मिलेगा। यहां पे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है सीधा सीधा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड वन, आपको जीआईएस की नॉलेज होनी चाहिए। जीआईएस मतलब लैंड सर्वे की नॉलेज आपको बेसिकली होनी चाहिए, इनके सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लास्टली, जिसने भी प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग में मास्टर्स कर रखा है, या फिर प्लानिंग की पढ़ाई, या फिर प्लानिंग बेस्ड कोई प्रोजेक्ट कर रखा है जो कि वो अपने सीवी में लिख रहा है, उसको एडवांटेज मिलेगा। और इसका डायरेक्ट एडवांटेज बताऊं मैं आपको, आप मान लीजिए किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं,
तो आप इन वेबसाइट को ट्रैक करते रहिए, आपको दिखेगा कि कोई भी वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई कीजिए, आप वहां पर सीवी डाल दिए, सीवी की स्क्रीनिंग हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंटरव्यू जाके दीजिए। अगर आपका हो गया तो डायरेक्ट आपकी सैलरी, आप 3 साल बाद फिर जाके आप अपने किसी दूसरे फॉर्म में अप्लाई कर लो, प्राइवेट फॉर्म में, और वहां पर तो आपको गवर्नमेंट का एक्सपोजर मिल गया है, तो डायरेक्ट आपको ज्यादा आपको एक्सपोजर हो गया एक तरीके से। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है पर्टिकुलरली कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फास्ट हायरिंग और फ्रीक्वेंसी में है और लीस्ट अंडरस्टूड है, कंपटीशन सबसे लो है, यहां पर सबसे लो कंपटीशन आपको इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप आज की डेट में देख रहे हो तो इस पे अप्लाई करने का जरूर सोचो। यहां पर सैलरी अच्छी है, वही आपको 60 से 1.5 लाख के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी, एडिशनल अलाउंसेस देखने को मिलेंगे, एक्सपोजर देखने को मिलेगा, बड़े लेवल्स के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिल ही रही है। अब सबसे लास्ट डाउट की बात करते हैं जो आपके और मेरे माइंड में हमेशा आएगा ही आएगा कि आखिर हमें आज की डेट में इस एआई के वर्ल्ड में हमें क्या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको हाई इंक्रीमेंट या हाई ग्रोथ चाहिए, आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपका एक मतलब फोकस्ड है ना, तो आप गवर्नमेंट की तरफ मत जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट में ये सारी चीजें मर जाती हैं। तो किसको करना चाहिए? ये वो आर्किटेक्ट्स को करना चाहिए जिनको एक स्लो ग्रोथ चाहिए लेकिन स्टेबल चाहिए। दूसरा, उनको लेस एक्सपोजर चाहिए, उनको नहीं चाहिए तामझाम, उनको नहीं चाहिए मार्केट का अपडेट, उनको लेस एक्सपोजर चाहिए लेकिन एक स्टेबल कैरियर चाहिए कि फ्यूचर एक स्टेबल रहे, स्लो रहे चलेगा लेकिन स्टेबल रहे, मुझे कम देखना है दुनिया को लेकिन काम चल जाएगा। एंड तीसरा, उन लोगों को जिनको पॉलिसी बनाने में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है, प्लानिंग बेसिकली हो गया, ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है कि गवर्नमेंट में जाना चाहिए। चलिए अब एक मेजर डिसएडवांटेज की बात करते हैं जो कि मुझे आप लोग से शेयर करना है, वो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना पर्टिकुलरली, वो इंजीनियर डोमिनेटिंग लाइन है बेसिक, है ना, मतलब ये पूरा सेक्टर जो है वो इंजीनियर्स ही डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यही लोग ज्यादा काम करते हैं और यही लोग अपने ही जैसे लोगों को फिर हायर करते हैं या उनकी वैकेंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको ये समझ होगी, उसके जो जूनियर आने वाला है उसको वो समझ होगी, तो इसलिए वैकेंसीज जो है ना वो ये लोग क्रिएट ही करवा देते हैं इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट के लिए नहीं करवाते, इसलिए आपको यहां पर थोड़े कम वैकेंसीज देखने को मिलती है। ऑल्दो वैकेंसी उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी इंजीनियर्स की होती है, क्योंकि एक अगर इंजीनियर चाहिए तो एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना, लेकिन ये वैसे क्रिएट नहीं करते, क्या करते हैं उसी से ही उसका जो है वो स्किल सेट मांग लेते हैं कि आर्किटेक्ट वाला स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्ट का डिजाइनिंग तो खत्म हो चुका है, जैसे मैंने आपसे कहा सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं है आर्किटेक्चर वाला, जीआईएस की नॉलेज होनी चाहिए उल्टा आपको, है ना, तो ये सारे आपको इंजीनियर वाले माइंडसेट की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो भी आपको इंजीनियर ही बनना है वहां पर और इंजीनियर वाले काम ही करने हैं, तो इसलिए वो इंजीनियर हायर कर लेते हैं। तो ये एक चीज है जो पर्टिकुलरली मैं आपको शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये मैंने खुद का देखा हुआ है कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है, क्योंकि मेरे भी कोई नोन मैंने जो काम करते हैं तो मैंने उसका आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये अंदर की बातें हैं जो होता है। रेस्ट आई होप सो कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। लास्टली बस इतना ही बोलूंगा कि इस वीडियो को भी जरूर से देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है आप लोग के लिए।